हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल इसी वीडियो के अंतर्गत लेकर के हाजिर हुई हूं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट तीनों ही प्रकार के सभी प्रश्नों की, किस तरह से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व किए परीक्षा में। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं फ्रेंड्स। और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें और यहाँ पर सभी पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोग को देने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हर्षा क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले ये आपका पेपर है जो आप लोग दे करके आए हैं। और यहाँ पर आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस बार पूछे गए हैं। और साथ ही साथ जो है क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात हुई है। और लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 से 18 तक ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन की कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संख्या 1809025 में के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। यहाँ पर अंकों की संख्या की बात की जा रही है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, जो संख्या दी गई है अगर उसका हम वर्गमूल निकालें भाग विधि से तो उत्तर आया है 1345। और 1345 में 4 अंक हैं। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 अंक है, तो अंकों की संख्या है 4। अगर परीक्षा में पूछा जाता कि इकाई के अंक कौन सा है तो इकाई का अंक क्या होता, 5 होता, क्योंकि लास्ट में इकाई के स्थान पे 5 है। दहाई का अंक 4 है, सैकड़ा का अंक 3 है, हजार का अंक 1 है। लेकिन यहाँ पर अंकों की संख्या पूछी गई है, अंकों की संख्या 4 है, अतः ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा कि 4 अंक हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों में पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 2 सिक्कों को जो है एक साथ उछाला जाता है तो उनके सिक्कों में पट आने की उसमें 4 घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो सिक्कों की 4 घटनाएं घटित होती हैं। हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है। इस तरह से 4 घटनाएं घटित होती हैं। और दोनों सिक्कों में पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी फ्रेंड्स, पट के ऊपर पड़ने की संभावना होगी 1/4। अतः ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है कि 1/4 होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 घटनाएं घटित होती हैं और पट के ऊपर पड़ने की संभावना 1/4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स। एक लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था और इस तरह का प्रश्न मैं आप लोग को करा भी चुकी हूँ। अब तक जितने क्वेश्चन, तीनों तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया था फ्रेंड्स। और जो लोग रेगुलर क्लास में जुड़े हैं वो लोग जरूर इसको सही करके आए होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेलन का आयतन होता है πr²h और अपॉन शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। क्वेश्चन में कहा गया था कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो πr²h और यहाँ πr² आपस में कैंसिल हो गया। ये बचा ऊपर 1 और नीचे 1/3 बचा है, 1/1/3 हो गया। ये फ्रेंड्स इस तरह से हो सकता है 1/1 गुणे 3/1 हो सकता है। जब ये ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर हो जाएगा, बटा 1 हो जाएगा और उसके बाद 3 एक अन्नम 3/1 हो जाएगा और बराबर 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आएगा 3। और 3 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है कि 3 आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 3 कहाँ पे आया है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है कि 3 ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, sin² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री का मान होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और इस तरह का भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराई थी और वही उसी तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है।
तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान आपको निकालने के लिए दिया गया था। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। मैंने आपको कई बार इस तरह प्रश्न कराया है। 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। 1/√2 मतलब 1/2 हो गया। यहाँ पे √3/2 बराबर 3/4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 4 का लाशा 4 आया। यहाँ पे 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 4 एकन्नम 4, 3 एकन्नम 3, 3 2 5/4 यहाँ पे राइट होगा बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 5/4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था, यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और फ्रेंड्स थर्ड सेमेस्टर में ये चैप्टर था, और थर्ड सेमेस्टर में जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर से जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन भी मैंने थर्ड सेमेस्टर की सिलेबस का है ये प्रश्न, और थर्ड सेमेस्टर में मैंने इसको कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोग जो लोग जुड़े होंगे वो लोग अच्छे से इस प्रश्न को कर भी लिए होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल परसेंटेज जिसमें दिया गया हो, इतने परसेंट बढ़ जाता है लंबाई और चौड़ाई, उसमें हम ट्रिक मेथड से ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर हो जाता है a + b + AB/100 का परसेंट, इस तरह से। तो यहाँ पे 50% लंबाई बढ़ रही है, 50% चौड़ाई बढ़ रही है, तो a 50 हो गया, b 50 हो गया, प्लस AB मतलब 50 × 50 और बटे 100। तो यहाँ पे सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 125% बढ़ेगा। और कितने गुना बढ़ेगा इसकी बात की जा रही है फ्रेंड्स, कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अगर ये होता तो 125% बढ़ेगा, लेकिन कितने गुना बढ़ेगा तो 125/100 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे 125 और 100 को जब आप ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 5/4 गुना बढ़ेगा। तो 5/4 आपका राइट ऑप्शन होगा। तो 5/4 आपका किस ऑप्शन में है, वो आपका बिल्कुल राइट है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में राइट ऑप्शन है 5/4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, और यहाँ पे 4 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3/5 और 4/5 के मध्य कौन सी परिमेय संख्या नहीं आती है। सबसे पहले हम 3/5 का मान निकालेंगे। 3/5 का जब हम मान निकालेंगे, एक मिनट जहाँ पे मैं सॉल्व की हूँ वहाँ मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स। 3/5 का मान क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, और 4/5 का मान है 0.8। तो 0.6 और 0.8 के बीच में कौन सी संख्या जो है आएगी, इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे इसका मान कितना आया, 0.6 है। यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। और यहाँ पे 4/5 है, तो इसका हो जाएगा 0.8, क्योंकि 5×8 = 40 होता है। और यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7/10 है, तो इसका क्या हो जाएगा 10 सते, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 सते 70, 0.7 हो जाएगा। तो जो कि 0.6 और 0.8 के बीच में 0.7 आता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं 30 से जब 19 को डिवाइड करेंगे तो 3 × 6 = 18, 1 19, 3 3 9, 0.63 आया, और जो कि 0.6 से 0.8 के बीच में आता है। उसके बाद 2/3 की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 2 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.3 6 × 18, 2 20, तो यहाँ पे 0.6 आया, 0.66 आएगा। तो 2/3 भी 3/5 और 4/5 के मध्य आती है। अब यहाँ पे 16/30 की हम बात करेंगे, तो 30 से जब हम 16 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट और यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 0 और 3 3 9, 0.53 आया, और जो कि 0.6 से और 0.8 की बात कही जा रही है, जो कि 0.6 से पहले आता है 0.53, और ठीक है इन दोनों के बीच में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स यही संख्या है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा कि 16/30 जो है वो
3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो ये रहे 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसके अंतर्गत, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी परीक्षा में पूछा गया, x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x - 1/x का मान 3/2 है। फ्रेंड्स a³ - b³ वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो स्टूडेंट्स मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर इस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे, क्योंकि मैंने सारा फॉर्मूला आप लोगों को करा दिया था। सारे फॉर्मूले आप लोगों को पहले भी मैं बता चुकी थी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। a³ - b³ के फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3 और a - b, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे x - 1/x का होल क्यूब बराबर x³ - 1/x³ - 3x - 1/x, ठीक है, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3ab होता है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3ab होता है, लेकिन चूंकि मैंने इसलिए 3 लिखा है यहाँ पे क्योंकि a का मान x है और b का मान 1/x है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे 3 ही बचा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 3 लिखा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो x - 1/x का वैल्यू आपको दिया गया है 3/2, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। इसका मान 3/2 आपको दिया गया है। 3/2 का होल क्यूब बराबर x³ - 1/x³ और -3, ये वाला 3, और x - 1/x का मान है 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/2 का क्यूब हो जाएगा 27/8, ठीक है, और x³ - 1/x³ और -3 त्रिका 9/2 हो गया यहाँ पे। अब फ्रेंड्स हो जाएगा x³ - 1/x³ बराबर 27/8 यहाँ पे है, और ये वाला माइनस वाला वैल्यू जब उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 9/2। अब 8 और 2 का लाशा 8 हुआ, और यहाँ पे फ्रेंड्स 8 से 8 एकन्नम 8 और 27 एकन्नम 27 हो गया, और यहाँ पे 2 चौके 8, 4 नवा 36 हो गया। 36 और 27 को जब जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो 63 हो जाएगा, 63/8 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर आएगा 63/8। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो उनके अंकों का मतलब जो अंक आया दोनों फेंकने पर जो ऊपर अंक आता है उसका योग करना है, और उसके बाद उसका मतलब समुच्चय आपको ज्ञात करना है। कुल मिला के प्रायिकता और समुच्चय दोनों से रिलेट करता है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, जब 2 पासों को फेंका जाता है तो उनका योगफल क्या आएगा। पहला है 2, मतलब 1 1 दोनों में आया तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 = 2। किस एक में 1 आया, एक में 2 आया, तो 2 और 1 मिलकर के 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, क्योंकि उसमें 6 फलक होते हैं, ठीक है। पासे में 6 फलक होते हैं, तो उनमें जो है 6 होते हैं फलक, तो उसमें 6 धन 6 लास्ट में 12 तक वो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा, मतलब पहले का 6 आया और दूसरे का 6 आया, 6 धन 6 बराबर 12 हो गया। एक का 6 आया, एक का 5 आया तो 11 हो गया, एक का 5 आया, दूसरे का भी 5 आया तो 10 हो गया, एक का 5 आया, दूसरे का 4 आ गया तो 9 हो गया। इस तरह से दोनों के अंकों का योग कर ले, योग जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया, और अभाज्य संख्याओं का आपको समुच्चय निकालना है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी अन्य संख्या से डिविजिबल ना होती है, नहीं होती है, स्वयं से होती है और 1 से होती है। मतलब ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होता है या तो 1 होता है, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, पहली अभाज्य संख्या है 2, दूसरी अभाज्य संख्या आपकी 3 है, तीसरी है 5,
चौथी है 7, उसके बाद पांचवी है फ्रेंड्स 11। तो इसके अलावा सारी संख्याएं अभाज्य नहीं है, ये संख्याएं अभाज्य क्योंकि ये एक से और खुद से डिविजिबल है। तो फ्रेंड्स इन्हीं का समुच्चय आपको ज्ञात करना है। तो ये समुच्चय मतलब इस तरह से इस ब्रैकेट के अंतर्गत 2, 3, 5, 7, 11 लिख देंगे और यही हो गया आपका समुच्चय। होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर यहाँ पे आपको दिया गया है फ्रेंड्स। मान लीजिए, अभी मैं आप लोग को बताती हूँ इसका क्वेश्चन सॉल्व की हूँ मैं बताती हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स वृत्त वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, केवल इसको समझना था, क्वेश्चन को समझना था फ्रेंड्स। उसमें आपको त्रिज्या दी गई है 3,84,000 किलोमीटर है, मतलब आर की वैल्यू आपको दी गई है और परिधि आपको निकालना है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान चाहे आप मत लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई ज़रूरी भी नहीं है लिखना। आप पाई की वैल्यू नहीं दी गई है ना कुछ की, 22/7 लिखिए या कुछ लिखिए, तो कुछ मत लिखिए। 2 गुणे पाई गुणे 3,84,000 लिख दीजिए। 3,84,000 को 2 से गुणा कर दीजिए, 7,68,000 पाई किलोमीटर, यही आपकी परिधि आ गई, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ पे कहीं है आपका चंद्रमा और यहाँ पे है आपकी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो क्या दी गई है, दूरी दी गई है 3,84,000। तो मतलब क्या दी गई है, त्रिज्या आपको दी गई है, त्रिज्या आपको दी गई है 3,84,000। तो आप इस तरह से 2πr में, मतलब परिधि आपको निकालना है, 2πr में वैल्यू रख करके आप 7,68,000 पाई इस तरह से निकाल लेंगे। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, गुणनखंड कीजिए 24 - 3a² + 34a। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुणनखंड का क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है फ्रेंड्स, कई क्वेश्चन कराया है और उसी तरह का प्रश्न लमसम में आप लोगों से पूछा भी गया है। इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने कराया था कि a² बीच में हो, इधर a हो, उसको किस तरह से अरेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया था फ्रेंड्स गुणनखंड का क्वेश्चन। जो स्टूडेंट्स लगातार बने हुए हैं चैनल पे, वो ज़रूर इस क्वेश्चन को सही सॉल्व करके आए होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 24 - 3a² + 34a का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे पहले इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, a² की वैल्यू पहले आती है, -3a² + 34a + 24 + 34a है और यहाँ +24 है, +24 हो गया। माइनस की वैल्यू आप बाहर कर दिए, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू है वो माइनस से गुणा होकर के और उसी में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे -3a² है, ये माइनस बाहर कर दिए तो माइनस ये माइनस तो बाहर ही हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया। 3a² -34 -24 हो गया। अब ये बाहर माइनस है, 3a² और यहाँ पे 24 दिया, कितना होता है फ्रेंड्स, 72 होता है। अब कौन सी ऐसी दो संख्या लें जिसको आपस में जिनको माइनस करने पर 34 से आए और गुणा करने पर 72 आए। तो यहाँ पे 36 - 2 अगर हम लें, 36 में से 2 जाएगा तो 34 आएगा और 36 और 2 का गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो 36 - 2 ब्रैकेट क्लोज, a -24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो गया 3a² -36a और +24a, माइनस माइनस प्लस 2a। ठीक है, यहाँ पे 2a और माइनस का 24 यहाँ हो गया। माइनस की वैल्यू माइनस बाहर ही है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 3a कॉमन ले लिए, a -12 हो गया, +2 कॉमन ले लिए, a -12 हो गया। माइनस आपका बाहर है, 3a + 2 एक ब्रैकेट में और a -12 एक ब्रैकेट में। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
फ्रेंड्स देख सकते हैं धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए, इसको आपको सरल करना है। ये क्वेश्चन है √400 प्लस √0.04 प्लस √0.000004 और इसको क्या करना है, इसको हल करना है। इसको किस प्रकार से हल करेंगे देख लीजिए। इसको इस तरह का भी प्रश्न मैं आप लोग को अभी रिवीजन के अंतर्गत कराई हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे √400 प्लस √0.04 और प्लस 0.000004 यही दिया गया था। 400 को जब आप खोलेंगे तो 20 आएगा, 0.04 को जब आप खोलेंगे तो 0.2 आएगा और 0.000004 को खोलेंगे तो 0.002 आएगा। और इन तीनों को जब आपस में प्लस कर लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से, मतलब 20 है केवल तो 20.000 कर दीजिए। दूसरा 0.2 है तो 0 के नीचे 0 लिखिए और पॉइंट के नीचे ही हमेशा पॉइंट रखना चाहिए जोड़ते समय। 0.2 हो गया। अब यहाँ पे 0.002 है तो 0.002 लिख दिए। अब इसको जोड़ करके आ गया 20.202 और यही आपका आंसर हो गया 20.202। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। होप आप लोग सही क्वेश्चन करके आए होंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की। अति लघु प्रश्न पूरे 11 क्वेश्चन में समाप्त हो गए। लघुत्तरीय प्रश्नों की हम बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत है। 10, 12, 8, 9, 11, 18, 13, 15, 19, 22 हैं और मैच के अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन तो मैं कईयों बार आप लोग को कराई थी फ्रेंड्स। आप लोग सही क्वेश्चन करके आए होंगे। जो लोग हर्षदा क्लासेस से लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार क्लास लिए हैं, ज़रूर ये क्वेश्चन 2 नंबर का सही करके आए होंगे फ्रेंड्स। देख लीजिए फिर से कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने यहाँ पे नोट भी किया है और इस तरह से ये आपको अंक दिए गए थे। ठीक है, इन अंकों को आरोही क्रम में लिखा है। मैंने आपको बताई थी मैं आरोही या अवरोही क्रम में आप पहले अरेंज करेंगे। आरोही क्रम में 8, 9, 10, 11 मतलब क्रम से सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो n बराबर 10 हो गया जो कि सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और सबके बटे 2 हो गया। यहाँ पे n की जगह 10 है तो 10/2 वां पद और प्लस 10/2 प्लस 1 वां पद बटे 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5वां प्लस 6वां पद बटे 2 हो गया। 5वां पद आपका क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं। 5वां पद यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद आपका 12 है। ठीक है, और 6वां पद आपका 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 12 धन 13/2 बराबर 25/2 बराबर 12.5 और यही आपका आंसर हो गया। यही आपकी माध्यिका आ गई फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचे हैं। उसके बाद यहाँ से ये AB लाइन हो गई और यहाँ से जो है 6 सेंटीमीटर का एक विकर्ण ये खींच लिया गया है। ये 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दिया गया है। उसके बाद यहीं पर जो है आप प्रकार रख कर गोला प्रकार रख करके पेंसिल की सहायता से पटरी से मतलब नाप करके और यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का कट लगा लेंगे इस चाप को। फिर इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। ये एक त्रिभुज की रचना हो गई। ठीक है, त्रिभुज की रचना हो गई। 6 सेंटीमीटर का विकर्ण और 4.5 सेंटीमीटर का इस तरह से चाप लग गया। दोनों का चाप आपस में मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर बिंदु इस बिंदु पर रखेंगे और यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर पर एक चाप लगाएंगे और इस बिंदु पर गोला रखेंगे। यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर पर चाप लगाएंगे, बिंदु C पर रखेंगे और यहाँ पे एक मिनट बिंदु D है, ये बिंदु D पर रखेंगे और यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर पर बिंदु C पर चाप लगाएंगे। अब इसको जो
है सी को ए से मिला देंगे और सी को ए से मिला करके पटरी की सहायता से इसकी लंबाई देखेंगे। इसकी लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर के करीब आएगी, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर देंगे 8 के नियर अबाउट 8 या से 9 के बीच में आनी चाहिए। आप इसको चेक करके मतलब लिख देंगे कि इतनी इसकी लंबाई इतनी हुई। अगर आप लोग सही से खींचेंगे तो लंबाई बिल्कुल सही आएगी। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से इसका जो है रचना करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी। चित्र में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। इसमें सड़क को बिंदुवार भाग से दिखाया गया है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। भवन तथा सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, सड़क की चौड़ाई मतलब ये वाली चौड़ाई आपको 2 मीटर दी गई है। ये चौड़ाई आपको 2 मीटर दिया गया है सड़क की चौड़ाई, ठीक है। 2 मीटर यहाँ चौड़ाई, 2 मीटर यहाँ पे चौड़ाई दी गई है। ये आपका सड़क है, ये आपका आयत है। नीचे आप आयत देख सकते हैं। ये 30 मीटर दिया गया है, ये 15 मीटर दिया गया है, ठीक है। और ये पूरी दूरी देख लीजिए, पूरी दूरी आपको कितनी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 20 मीटर दी गई है। और ये दूरी आपको 15 मीटर दिया गया है फ्रेंड्स। ये दूरी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है। और ये दूरी आपको 20 मीटर पूरी ओवरऑल दूरी दी गई है। तो फ्रेंड्स 20 में से जब 15 को ये वाला 15 माइनस करेंगे तो ये ऊपर वाली दूरी 5 मीटर आपकी आ जाएगी। ये वाली दूरी भी आपकी 5 मीटर आ जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी 20 मीटर है। इतनी दूरी आपकी यहाँ तक की दूरी आपकी 15 मीटर है यहाँ तक की, तो पूरी दूरी आ गई ये दूरी आ गई 5 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अब देखिए ये वाला एक आयत आपका बन गया है। एक आयत तो आपका ये बन गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर दी गई है। अब जब ये दूरी 30 मीटर दी गई है तो उसके बाद जो है ये दूरी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है। 30 में से 4 मीटर हम माइनस कर देंगे तो ये दूरी आपकी 26 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला एक आयत हो गया फ्रेंड्स, ये एक आयत हो गया, ये वाला, ये एक आयत हो गया। 3 आयत ऊपर बन गए और नीचे एक आयत है ही। सभी को सॉल्व कर लेंगे। सड़क का हिस्सा, सड़क का जो क्षेत्रफल है वो इसको करके निकलेगा, मतलब सब तीनों आयत का क्षेत्रफल निकाल करके आपस में जोड़ देंगे, पूरे सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। और नीचे आयत का क्षेत्रफल यानी ये नीचे भवन है, भवन का क्षेत्रफल भी आपको दिया गया है 15 और 30, तो भवन का क्षेत्रफल हो जाएगा 15 गुणे 30। मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 गुणे 30 बराबर 15 तिया 45, 450 मीटर स्क्वायर हो गया भवन का क्षेत्रफल। अब सड़क का क्षेत्रफल कितना हुआ, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे। तीनों का माप आपको पता है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ये 3 आयत बन गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था फ्रेंड्स। ये आयत x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। तो सबसे पहले आयत x का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 2 मीटर सड़क की चौड़ाई दी गई है, नीचे भी 2 होगी। ये 5 है, ये आपका 5 है तो ये भी 5 होगा। ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ये 5 है तो इधर भी 5 है। ये 2 है तो ये भी 2 है। ये 26 आ गया फ्रेंड्स, ये भी 26 आएगा। और ये इतना कितना होगा फ्रेंड्स, ये इतना 2 दिया गया है, 2 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आयत x का क्षेत्रफल बराबर 5 गुणे 10, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। 5 गुणे 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, 5 गुणे 2 बराबर 10 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 5 है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये 5 है और ये 2 है। लंबाई चौड़ाई 5 और गुणे 2 हो जाएगा, 5 गुणे 2 और बराबर हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। आयत y का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 26 निकल के आया। 30 में से 4 को हमने माइनस किया है, 26 निकल के आया। 26 गुणे 2 बराबर 52 मीटर स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे आयत z का क्षेत्रफल हो गया
5 गुणे 2 बराबर 10 मीटर स्क्वायर। अब इन तीनों को सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तीनों आयत का क्षेत्रफल जोड़ लिए, 10 मीटर स्क्वायर धन 52 मीटर स्क्वायर धन 10 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया 72 मीटर स्क्वायर। और भवन का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 30 गुणे 15 450 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से सड़क और भवन का क्षेत्रफल पता चल गया फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आयताकार बाग की लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना वर्ग मीटर है, एक सेकेंड, 600 वर्ग मीटर है, तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह का भी प्रश्न मैंने आप लोग को कराया था लंबाई और चौड़ाई वाला आयत का। और ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई 3x मान लेंगे, चौड़ाई 2x मान लेंगे, और यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दिया गया है 3x गुणे 2x बराबर 600 वर्ग मीटर। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको क्या दिया गया है, 3:2 दिया गया है। माना लंबाई तथा चौड़ाई बराबर x है। अब फ्रेंड्स इन दोनों का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे 3x गुणे 2x बराबर 600, तो 6x स्क्वायर बराबर 600 हो गया। x स्क्वायर बराबर हो गया 600/6 बराबर 100, तो x बराबर हो गया √100, तो बराबर हो गया 10। ठीक है, x की वैल्यू 10 आ गई। तो लंबाई कितना है, 3x है, तो 3 गुणे 10 बराबर 30 मीटर आपका आ गया। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 2x, तो 2 गुणे 10 बराबर 20 मीटर आ गया। तो लंबाई और चौड़ाई आपकी, लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, यही आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। इस तरह का भी प्रश्न मैं आप लोग को कराई थी, और होप जो लोग जुड़े हुए हैं चैनल से वो लोग बिल्कुल सही करके आए होंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आकृति ABCD समानांतर चतुर्भुज है। CF लंब है AB पर और BG लंब है AD पर। यदि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ABCD एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। CF जो है ये CF क्या है, लंब है AB पर, और BG लंब है 90 अंश का कोण बना रहा है AD पर। ये A है, ये D है। ठीक है, इस तरह से है। तो इसमें दो कंडीशन आपको दी गई है, दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू अगर 16 सेंटीमीटर दी जाए, AD बराबर 12 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे दी जाए, CF बराबर 10 सेंटीमीटर, ये CF की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो BG ज्ञात कीजिए। ये BG का मान आपको ज्ञात करना है, पहला कंडीशन। दूसरा दिया गया है यदि AD बराबर 10 सेंटीमीटर है, अगर AD की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी गई है, CF बराबर 8 सेंटीमीटर अब कर दिया गया है, CF अगर 8 सेंटीमीटर है, BG बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो AB का मान आपको ज्ञात करना है। ये AB का मान ज्ञात करना है। इन दोनों कंडीशंस को कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यही क्वेश्चन है आपका, और ये चित्र आपको दिया गया था, मैंने यहाँ पे बना लिया है यही चित्र। ठीक है, और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो पहले में जो है अगर AD, ठीक है, AD की हम बात करें, आधार AD के लिए अगर हम लें, मतलब AD अगर आधार है तो इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई BG है। तो आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, तो AD गुणे BG हो जाएगा पहले नंबर पे। और दूसरा कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, इसी में 2 बन रहा है ना, अगर हम आधार AB लें, आधार AB लें तो ऊंचाई कितनी हो गई, CF हो गई। आधार AB के लिए ऊंचाई CF है और आधार AD के लिए ऊंचाई BG है। आधार AB के लिए ऊंचाई CF है, तो आधार की जगह AB हो गया, ऊंचाई की जगह CF हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप वैल्यू पहले वाले कंडीशन के हिसाब से रखेंगे। पहले वाले कंडीशन में AD बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, BG आपको ज्ञात करना है, AB आपको 16 सेंटीमीटर दिया गया है, CF आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब फ्रेंड्स इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो BG बराबर हो जाएगा 16 गुणे 10 बटे ये 12 नीचे चलाएगा, बटे 12 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 40/3 हो गया। 3 से जब 40 को डिवाइड करेंगे तो 13.3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया इसका पहले का।
दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको यही सेम चीज़ पे आप दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, बी जी बराबर 12 सेंटीमीटर है, ए बी आपको ज्ञात करना है, सी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप ए बी भी निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ए बी बराबर हो जाएगा आपका 10 गुणे 12/8। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, सिद्ध कीजिए कि tan 90 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका केवल मैंने वैल्यू पूरा आप लोग को याद कराया था कि किस तरह से आप वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग से मैं क्विक रिवीजन के अंतर्गत भी ट्रिग्नोमेट्री कराई थी, प्लस चैप्टर वाइज भी मैं आप लोग को करा चुकी हूँ। जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं हर्षदा क्लासेस के साथ उनके क्वेश्चन तो गलत नहीं हुए होंगे फ्रेंड्स, और जो लोग केवल परीक्षा में पढ़ने आए तो वो लोग निश्चित ही गलत करके आए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यही आपको दिया गया था सॉल्व करने के लिए। आप लोग को मैं क्वेश्चन पढ़ चुकी हूँ, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना बताती हूँ। tan 90 डिग्री की वैल्यू अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। और 1 माइनस tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और उसके बाद मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री होता है √3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सभी को। यहाँ पे इनफाइनाइट होता है tan 90 डिग्री की वैल्यू, इसको तो रखे रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 प्लस √3 अपॉन √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 आया नीचे। ठीक है, अब ये हो जाएगा इनफाइनाइट बराबर 1/√3 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 से अगर किसी भी संख्या को अगर हम भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू अनंत होती है। अनंत बराबर अनंत आ गया, इनफाइनाइट बराबर इनफाइनाइट के, यानी LHS बराबर RHS आपका प्रूव्ड हो गया। 0 से आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, कैसी भी संख्या को अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा अनंत आती है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, LHS इज इक्वल टू RHS, और यही आपका हो गया प्रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग ये क्वेश्चन सही करके आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं फ्रेंड्स। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बारंबारताएं निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में प्रत्येक के आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परिणाम और बारंबारता आपको दी गई है। 1 कितनी बार आ रहा है, 185 बार आ रहा है। 2 145 बार आ रहा है। 3 160 बार आ रहा है। 4 140 बार आ रहा है। 5 180 बार आ रहा है। 6 190 बार आ रहा है। और प्रत्येक के आने का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, और 1000 बार जो है फेंकी जाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट भी कर लिया है। तो 1 के आने का प्रतिशत क्या होगा, 185 बारंबारता है 1 की, और 1000 बार फेंका जा रहा है। तो 185 बटे 1000 और 100 से गुणा करते हैं तो प्रतिशत आ जाता है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1000, और ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। 10 से 185 को डिवाइड करेंगे तो 18.5% आया। दूसरा है फ्रेंड्स 2 आने का प्रतिशत। तो 2 आने का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 2 की बारंबारता कितनी है, 145 है, और कितने बार फेंका गया है, 1000 बार फेंका गया है। तो 145 बटे 1000 और गुणे 100 हो गया, और ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0, मतलब ये 0 कैंसिल हो गया। 10 से 145 को डिवाइड करेंगे तो 14.5% हो गया। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स 3 कितनी बार आया है, 160 बार आया है। तो 160 बटे 1000 और गुणे 100 हो गया। अब उसमें भी सब में 10 को सबको डिवाइड कर देंगे 10 से। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 आने का प्रतिशत क्या हो गया, 160 को ये 0 आपस में कैंसिल हो गया। 10 से 160 को डिवाइड किया और यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स 16%। 4 आने का प्रतिशत हो गया 144 बटे 1000 गुणे 100 बराबर 14%। 6 आने का प्रतिशत हो गया 190 बटे 1000 गुणे 100 बराबर 19%।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये प्रतिशत वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। केवल क्वेश्चन थोड़ा मानती हूँ मैं थोड़ा घुमा करके पूछा गया था, लेकिन बहुत आउट ऑफ सिलेबस नहीं था आपका प्रश्न, मतलब सिलेबस के हिसाब से ही था, थोड़ा सा उसको अलग पैटर्न कर दिया गया है इस बार मैं ये मानती हूँ पिछले बार से थोड़ा सा ये अलग तरह से क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है फ्रेंड्स। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि जो प्रशिक्षु लगातार हर्षता क्लासेस से जुड़े हुए हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये मैं निश्चित गारंटी के साथ कहती हूँ। लेकिन जो लोग केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाई किए हैं, केवल परीक्षा में क्लासेस लिए हैं, वो लोग ज़रूर उनका दिमाग घूम गया होगा कि थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन को तो बहुत ही आसान है, आप लोग खुद देखे होंगे जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताई हूँ कि आप सभी लोग उस तरह के प्रश्न हर्षता क्लासेस पे पढ़ चुके हैं, उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। केवल थोड़ा सा घुमा दिया गया है क्वेश्चन को, बाकी और कोई कठिनाई उसमें नहीं थी। वृत्त वाला चंद्रमा और पृथ्वी करके पूछा गया, ये भी घुमा दिया गया, जबकि बहुत ही आसान पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख करके केवल क्षेत्रफल 2 पाई आर की वैल्यू रख करके केवल परिधि आपको निकालना था उसमें, और कुछ नहीं था। दूरी आपको दी गई थी 2 पाई आर में मान रख करके आपको केवल परिधि ज्ञात करना था। मतलब कोई भी आयत का क्षेत्रफल सभी जानते हैं, मैं आयत के फॉर्मूले भी कराई हूँ आप लोगों को, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। 3 आयत ऊपर बने, नीचे एक आयत बना, तीनों आयत को का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई को निकाल करके जोड़ करके ये सड़क का क्षेत्रफल हो गया, और नीचे आपका भवन का क्षेत्रफल का तो मेरे को तो कुछ करना ही नहीं था, दोनों को गुणा कर देना था, भवन का क्षेत्रफल आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ क्या है कि आप लोग घूम गए उसी में। आप लोग एक काम, आप लोग हमेशा एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, रेगुलर स्टडी हमेशा काम आती है, रेगुलर पढ़ाई करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप लोग इस तरह से परीक्षा के टाइम में पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल अब से आप लोग बिल्कुल चेत जाइए कि आप लोग रेगुलर कंटिन्यू स्टडी पर ध्यान दीजिए। हर्षता क्लासेस चैनल पे मैं यूपी टेट और सुपर टेट की भी प्रिपरेशन मैथ्स की कराने वाली हूँ, तो आप लोग रेगुलर स्टडी करिए उसकी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग रेगुलर स्टडी करेंगे तो आप लोग मतलब लास्ट टाइम में रिवीजन होगा तो उसमें आप कॉन्सेप्ट को गहराई से नहीं समझ पाएंगे। आप रेगुलर अगर पढ़ाई करेंगे तभी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो इसलिए रेगुलर पढ़ाई करना, कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन में पीछे नहीं होंगे, आप लोग का दिमाग एकदम खुल जाएगा गणित में। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब जितना आप अभ्यास करेंगे, गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप उसमें विद्वान बनेंगे। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग रेगुलर स्टडी पर फोकस करिए, और होप आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है आप लोग का सॉल्यूशन, सॉल्व पूरा मैंने करा दिया है फ्रेंड्स। इसको आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, आप लोग के बहुत काम आएगा ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।